ये सच है, डिस्कवरीज हुई क्योंकि किसी ने क्यूरियस होकर सवाल पूछा और उसका जवाब ढूंढा गया। पर सारी डिस्कवरीज जानबूझकर नहीं की गई, उनमें से कुछ एक्सीडेंट से हुई हैं। बोले तो गलती से मिस्टेक हो गया। आज हम जानेंगे टॉप 10 एक्सीडेंटल इन्वेंशंस के बारे में। नंबर 1, पोटैटो चिप्स। पटैटो नहीं, पटेटो। किसको पीटो? तुझको पता है अमेरिकन साल में पटेटो चिप्स खाने के लिए $7 बिलियन खर्च करते हैं। 1853 में साराटोगा स्प्रिंग्स रेस्टोरेंट के कुक जॉर्ज स्पेक्ट्रम को एक कस्टमर बार बार लगातार कंप्लेंट्स किए जा रहा था कि उसके बनाए फ्रेंच फ्राइड पटेटो क्रिस्पी नहीं है। तो फिर कोई हल निकला क्या भाई? हाँ निकला ना, बताता हूँ। उसने पटेटो को बहुत पतला काटा, उसे डीप फ्राई किया और उस पर नमक छिड़क कर उसे सर्व कर दिया और उसी के बाद तैयार हो गए पटेटो चिप्स। बोले तो चखना तैयार। नंबर 2, मैच। 1826 में वॉकर अपनी लेबोरेटरी में कुछ केमिकल्स को स्टर और मिक्स कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने अपनी मिक्सिंग स्टिक पर ड्राइड क्लम्प जमा हुआ देखा। उन्होंने उसे निकालना चाहा, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई। उसके बाद उन्होंने फ्रिक्शन लाइट्स को अपनी फार्मेसी में बेचना शुरू किया और तभी से किसी की जिंदगी में तीली मारने की प्रथा चालू हो गई। गलत बात नहीं सर्किट, मेरा मतलब है मैच मेकिंग चालू हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पोस्ट इट नोट। 1968 में स्पेंसर सिल्वर नाम की कंपनी 3M के लिए काम करने वाले एक स्पेंसर सिल्वर को लो टैग गोंद का आइडिया आया, जो चीजों पर तो आसानी से चिपक जाएगा लेकिन निकालते वक्त फटेगा नहीं। शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप, मर्जी चिपको मर्जी टपको। पता है ऐसा गोंद बनाने के लिए उसने कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर काम किया पर बात नहीं बनी। पर उसके कलीग आर्ट ट्राई को लो अडेसिव बुकमार्क बनाने का आइडिया आया और तब जन्म हुआ पोस्ट इट नोट का। भाई जिसको पैसा नहीं देने का ना, उसको इसी का नोट चिपकाते हैं। नंबर 4, प्ले-डो। नोआ मैकविकर ने एक ऐसी चीज बनाई जिसमें इस्तेमाल हुआ वाटर, फ्लावर, सॉल्ट, बोरिक एसिड और मिनरल ऑयल। मतलब हींग लगा ना फिटकरी रंग चोखा। हाँ, और ये रंगीन भी है। असल में उसने जो स्मेली गुई चीज बनाई जिससे बच्चे खेलते आए हैं, वो असल में वॉलपेपर क्लीनर के हिसाब से बनाया गया था। क्लियो मैकविकर ने उसी से एक और आविष्कार किया जिसे कहते हैं मॉडलिंग क्ले। बोले तो आविष्कार पे आविष्कार। नंबर 5 पे माइक्रोवेव। 1940s में यूएस कंपनी रेथियन जब रडार डिफेंस में मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स बना रही थी, तब इंजीनियर पर्सी स्पेंस ने देखा कि मैग्नेट्रॉन से निकल रही रेडिएशन से उसकी कैंडी पिघल रही है। भाई रेडिएशन के हाइड्रेशन के फ्रस्ट्रेशन से कैंडी ने डिप्रेशन में आकर अपना फॉर्मेशन ही चेंज कर डाला। वाह मेरे सर्किट। 1967 में उसी की कंपनी ने पहले होम माइक्रोवेव डिस्ट्रीब्यूट किया। सर्किट तेरा लकी नंबर आ गया, 6, वेलक्रो। 1941 स्विट्जरलैंड में एक इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रल शिकार पर थे। जॉर्ज डे मेस्ट्रल भाई? बिल्कुल सही बोला। और बर्ड्स जब उनके डॉग और उनकी पैंट से चिपकता तो वो गुस्सा हो जाते। उन बर्ड्स को निकालने में बहुत समय लगता था। फिर उन्होंने देखा कि बर्ड्स किसी भी लूप जैसे आकार वाली चीज पर चिपकता है। बिजली आप उनको भी यही बोलती है, चिपकू। बिल्कुल सही बोलती है। फिर बर्ड्स से बनाया गया वेलक्रो और उसके दूसरे हिस्से को कहते हैं क्रोशे। फिर 1955 में उसे फॉर्मली पेटेंट किया गया। नंबर 7, द पेसमेकर। 1950s में विल्सन ग्रेट बैच नेवी छोड़कर एक मेडिकल रिसर्चर बन गए। उन दिनों वो हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऑस्किलेटर्स बना रहे थे। तब उन्होंने गलती से रॉन्ग रेसिस्टर बाहर निकाला। डिवाइस को रीअसेंबल करने के बाद उन्हें पता चला कि वो रिदमिक पल्स छोड़ रहे हैं। भाई साइंटिस्ट लोग करे तो इन्वेंशन, अपन करे तो रॉन्ग इंटेंशन। तू रॉन्ग चीजें करता ही क्यों है रे? बाद में उन्हें महसूस हुआ कि ये एक्सीडेंटल इन्वेंशन ह्यूमन हार्ट को रेगुलेट कर सकता है। भाई 8 नंबर पे गन पाउडर। गन पाउडर पहला फिजिकल एक्सप्लोसिव बन गया और चाइनीज द्वारा इसके आविष्कार के बाद से युद्ध में इसने क्रांति ला दी। भाई क्रांति को तो पता नहीं, लेकिन पेट की शांति के लिए चाइनीज खिला दो ना। हाँ खिलाता हूँ, पहले ये सुन। मानो या ना मानो 9th सेंचुरी के अंत में टैंग डायनेस्टी के दौरान इसका आविष्कार हुआ और इसे बनाने में 3 मुख्य चीजों का इस्तेमाल हुआ, जो थे सॉल्ट पीटर, सल्फर और चारकोल। भाई इससे क्या क्या बनाया गया बताओ ना। इससे बनाए गए फायर एरोज, बॉम्ब्स और फायर लांस। भाई अपन भी तो फायर लांसर है ना, सुपारी लेते हैं। चुप कर। नंबर 9 पर है डायनामाइट। ये तब तक नहीं बना था जब तक अल्फ्रेड नोबेल ने गलती से अपनी शक्ति को बाधित किए बिना पदार्थ से युक्त एक विधि की खोज नहीं की थी और उसके बाद ही बॉम्ब्स बनने लगे। तो ये थी डायनामाइट की खोज। नंबर 10 पर है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक के आने से पहले दुनिया भर में हजारों लोग सिंपल इन्फेक्शन से मर जाते थे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता था। भाई कोरोना के दादा। हाँ वैसा ही समझ ले। पता 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट छुट्टी के बाद अपनी प्रयोगशाला में लौट आए और सफाई करते समय उन्होंने देखा कि स्टेफिलोकॉक्स बैक्टीरिया युक्त पैट्री डिश खुली रह गई थी। उन्होंने देखा कि मोल्ड ने लगभग सभी बैक्टीरिया को मार दिया था और बाद में इस बैक्टीरिया का नाम पड़ा पेनिसिलियम नोटाटम। नामकरण के फंक्शन में ना पूरे मोहल्ले को बुलाया होगा। नहीं, और बाद में फ्लेमिंग को एहसास हुआ कि इसे बिना किसी नुकसान के छोटे जानवरों को दिया जा सकता है
और इस खोज का श्रेय जाता है हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन को। 1945 में इसके लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यही थे टॉप 10 एक्सीडेंटल इन्वेंशंस। इंसान का स्पीड के साथ हमेशा एक एडिक्शन रहा है। वो हमेशा तेजी और रफ्तार से दौड़ना चाहता है, फिर चाहे वो लैंड हो, सी हो या एयर हो। दोस्तों, क्यूरियस पंथी अभी सब्सक्राइब करो और आज जानेंगे 10 फास्टेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड के बारे में। नंबर 10 फास्टेस्ट लैंड एनिमल है चीता, जो 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। भाई, ये चीता क्या पीता जो इतना तेज दौड़ता है? चीता तेज दौड़ता है क्योंकि उनके बड़े नॉस्ट्रल्स होते हैं और उसी से वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटेक कर सकता है, और उनके बड़े लंग्स और हार्ट की वजह से वो अपने शरीर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपनी मांसपेशियों में पंप करते हैं। तभी वो इतना जंप करते हैं। तू भी ना। नंबर 9 पेरेग्रिन फाल्कन, जिसे डक हॉक भी कहते हैं, और वो 240 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ता है और वो आसमान का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। भाई, आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन सबने इसी से ट्रेनिंग ली होगी, है ना? वैसे तेरी बात में दम तो है। आलू भी है, दम आलू। नंबर 8 बिल फिश, एपेक्स शिकारी मछली का एक ग्रुप, जिसे उसकी लंबी तलवार जैसी चोंच के कारण बिल फिश कहा जाता है। भाई, इस बिल का दिल कितना बड़ा होगा? दिल का तो पता नहीं, पर इनकी और भी प्रजातियां हैं। सेल, मार्लिन और स्वॉर्ड फिश ये 16 फीट तक बढ़ सकती हैं। और ये छलांग मारती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और तैरती है 80 mph पर। नंबर 7 ब्लैकबर्ड SR-71, ये मिसाइल 1976 में 2193 मील प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंच गया था। ब्लैकबर्ड पर करीब 4000 मिसाइलों से हमला किया गया। क्या हुआ भाई फिर? सारे चूक गए। भाई, जो मिसाइल कायम करेगा उसको मिसाइल कैसे लगेगी? क्या बात है सर्किट, तू भी इंटेलिजेंट हो रहा है। अब उन क्यूरियस पंथी जो देखता है। भाई, अपना लकी नंबर 6 JR Maglev MLX-01, जिसे सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी ने डिजाइन किया था। भाई, ये ट्रेन तो रजनीकांत का लग रहा है। मुझे एकांत चाहिए सर्किट। वैसे एक बार जब ये 25 मील प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंच जाती है तो उसके टायर कैरेज के नीचे फोल्ड हो जाते हैं। और फिर बोले तो ये हवा में तैरता होगा, है ना भाई? हाँ, और इसका कारण है मैग्नेटिक लेविटेशन। अप्रैल 2015 में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के इस्तेमाल से ये 375 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी। नंबर 5 द फैटेस्ट कार, फैटेस्ट नहीं फास्टेस्ट कार, जो है बुगाटी शिरॉन, जिसकी कीमत $2.7 मिलियन है और ये 278 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। भाई, 2.7 मिलियन, इतने में अपन कितने स्कूटर खरीद सकते हैं? 2 स्कूटर पे ही रहे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड कर्निगसेग अगेरा के नाम है, जिसकी कीमत है $2.1 मिलियन और स्पीड बुगाटी से ज्यादा है, यानी 284 माइल्स पर आवर। भाई, तो बुगाटी गाता होगा, अगेरा तुम ना होते तो हम ना रोते। नंबर 4 जब आप तेज हवाओं के बारे में सोचते हैं तो आपको तूफान या बवंडर याद आता होगा। भाई, दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस? बताता हूँ। बवंडर जमीन पर ट्रैवल करता है और तूफान पानी पर ट्रैवल करता है। और मैं मुंबई लोकल में। बवंडर में छोटे डायमीटर्स होते हैं, लेकिन तूफान की तुलना में विंड स्पीड ज्यादा होती है। और मई 1999 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में ऐसा ही तूफान आया था। और इस बवंडर ने सारे होमा का ओखला पोखला कर दिया। क्या यार, तू कुछ भी बोलता है। पता एक टॉर्नेडो था ब्रिज क्रीक मूर, जिसकी स्पीड 200 माइल्स पर आवर थी। भाई, ये बवंडर शवंडर को कोई काम दाम नहीं है क्या? हाँ, तेरी तरह वेल्ला है। नंबर 3 फास्टेस्ट कंप्यूटर, बोले तो चाचा चौधरी। नहीं, टियानी 2। ये 12.4 पीटाबाइट स्टोर कर सकता है और इसमें 1.3 पीटाबाइट्स की मेमोरी है। भाई, ये पीटा तो कंप्यूटरों का चीता है। सही बोला, तभी तो ये 1000 टेराबाइट्स के बराबर है। भाई, बाइट का तो पता नहीं, लेकिन इसका मामला बहुत टाइट है। ये पक्या 2 लेके आ रहे। नंबर 2 जब बात सोशल मीडिया की आती है तो फेसबुक के अब भी 200 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। भाई, अपनी गर्लफ्रेंड बिजली ना फेसबुक पे मिली थी। फेसबुक कितनी अच्छी चीज है भाई। हाँ, तभी तेरा शॉर्ट सर्किट हुआ। वैसे फेसबुक पर 461 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इतने लोगों को ये कैसे संभालता है? अपने से तो एक बिजली नहीं संभालती। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के 400 मिलियन यूजर्स हैं और उसके बाद आते हैं वीचैट, स्नैपचैट और ट्विटर। नंबर 1 पे मेरी बिजली है ना भाई। हाँ, तेरी बिजली। हाँ। लाइट की स्पीड है लगभग 670,616,629 mph। भाई, इतने लोग अपन की बारात का स्वागत करेंगे क्या? नहीं रे, ये उसकी स्पीड बता रहा हूँ। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाला व्यक्ति 1 सेकंड में लगभग 7.5 गुना स्पीड से धरती के चक्कर लगा सकता है। भाई, अगर अपन बिजली का हाथ पकड़ लेना तो फ्री का वर्ल्ड टूर कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।
हमारी ग्रह पृथ्वी जीवन का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ है इंसान, जानवर, रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे। क्या आपको लगता है कि हमारे जैसा कोई दूसरा ग्रह है, या आपको लगता है कि एलियंस मौजूद हैं? क्या बात कर रहे हो भाई, अपना जादू। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी। देखिए टॉप पीसेस ऑफ एविडेंस दैट एलियंस एग्जिस्ट। नंबर 10, केव पेंटिंग में एलियंस के प्राचीन एविडेंस। भाई चीन नहीं बोलने का पब्लिक बैन कर देगी। भारत के कुरामा क्षेत्र में पाई जाने वाली 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग में नुकीले एलियंस और एक एंटीना वाली वस्तु को दर्शाया गया है जो यूएफओ जैसा दिखता है। यूएफओ यानी पुराने जमाने का प्लेन। नंबर 9, द यूएफओ पेंटिंग और आर्ट हिस्ट्री एलियंस। रेनेसांस के दौरान कई अवसरों पर कला के कामों में भयानक यूएफओ आकार दिखाई देता है। ये मडोना है, जिसमें सेंट जियोवानिनो को भी यूएफओ पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ये 15वीं शताब्दी में इटालियन आर्टिस्ट डोमिनिको गेलेंडायो द्वारा चित्रित सबसे पसंदीदा पेंटिंग है। आइए अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 8, नाज़का लाइन्स। दक्षिणी पेरू में स्थित नाज़का लाइनें रेगिस्तान रेत में खोदी गई 10,000 से अधिक लाइनों का एक कलेक्शन है। वहाँ जानवरों, आकृतियों और पौधों को दर्शाती विभिन्न छवियों के लगभग 300 भू आकृति यानी जियोग्लिफ्स बने हैं। भाई मैं बोलूं क्या? भाई इन जियोग्लिफ्स का ना इंटरेस्टिंग पार्ट था इनका स्ट्रक्चर, और ये 9 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा था भाई। ऐसा माना जाता है कि इन नाज़का रेखाओं को एरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया होगा और बनाने में एलियन जिम्मेदार रहे होंगे। भाई बनाने वाले को इतने साल हवा में लटकना पड़ा होगा ना, बोले तो हैंगिंग। नंबर 7, क्रॉप सर्कल्स। क्रॉप सर्कल्स को कई लोग बहुत ही आधुनिक घटना मानते हैं। भाई गोले पे गोला बना डाला था। हालांकि सार्वजनिक रूप से पहला रिकॉर्ड किया गया क्रॉप सर्कल 1678 में स्कॉटलैंड था, जिसे डेविल सर्कल कहा जाता था। यानी कपिल देव का सर्कल। भाई क्रॉप सर्कल्स अक्सर डिजाइन में बड़े और पेचीदा होते हैं। भाई तो बनाने वाले के ड्राइंग में केमिकल लोचा होएगा ना भाई। आप उनका लकी नंबर 6, फू फाइटर्स। ये बैंड है ना भाई? नहीं बैंड नहीं। आप सोच रहे होंगे कि फू फाइटर नाम कहाँ से मिला होगा, है ना? भाई आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। फू फाइटर विश्व युद्ध 2 के दौरान मित्र देशों के विमान पायलटों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था, जिसका अजीब तरह के हवाई नजारों का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिन्हें विभिन्न वर्जन्स में चमकने वाली चीजों को यूएफओ माना जाता था। यानी दिवाली जैसी लाइटिंग। रिसर्चर्स के हिसाब से फू फाइटर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना के रूप में समझाया जा सकता है। जोर के झटके से हर कोई सब कुछ समझ जाते हैं भाई। तो सर्किट, चल अब चलते हैं नंबर 5 पर, यानी फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस? भाई कोई मर्डर का सीन है क्या? यूएफओलॉजी में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां एक यूएफओ के साथ फिजिकल इंटरैक्शन होता है। ये एक लैंडिंग मार्क, डैमेज्ड वेजिटेशन या अजीब अवशेष हो सकता है। कहीं कहीं तो 3,500 से लेकर 5,000 तक ट्रेस केस हैं। भाई ये केस तो बहुत लंबा और बड़ा भी है। यूएफओ से संबंधित इन ट्रेस मामलों को झांसे के रूप में खारिज किया जा सकता है। भाई ये यूएफओ ट्रेस का केस अपने को बाउंसर जा रहा है भाई। नंबर 4 पे प्रोजेक्ट साइन। प्रोजेक्ट साइन यूएफओ की जांच के लिए यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के तहत एक इन्वेस्टिगेशन था। लेकिन पुलिस ने इन लोगों के साथ वही किया जो अपन लोगों के साथ करता है, इन्वेस्टिगेशन रोक दी। लेकिन ये 13,000 बार देखी गई और 700 बार इनकी स्टडी की गई, और उनमें से एक को अजीब मौसम या मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं समझा जा सकता था, और अंत में सरकार को बताना पड़ा कि ये गायब हो गए हैं। यानी खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बारा ना। भाई नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 पे है एरिया 51। 52 होता ना ताश की गड्डी हो जाती। एरिया 51 कई वर्षों से मुख्य रूप से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के कारण कई षड्यंत्र सिद्धांतों का उद्देश्य रहा है। यानी डू नॉट डिस्टर्ब वाली जगह। बिल्कुल सही बोले सर्किट। इसका उपयोग सैन्य लड़ाकू जेट और ड्रोन के डिजाइन और निर्माण के लिए किया गया था। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ खोज का काम यानी रिसर्च का काम अब भी जारी है। आगे भाई आगे। वैसे तो यहाँ रिसर्च होती रहती है, लेकिन नवाडा आने वाले लोगों के लिए ये एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस बन गई है, इसीलिए यहाँ का टूरिज्म अच्छा चल रहा है। मार्शियंस हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी तो शर्मा जी है ना। नहीं, जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम मार्शियंस के बारे में सोचते हैं। जादू भी वही रहता है भाई। अलौकिक जीवन के लिए मंगल की ओर देखने का हमारा मुख्य कारण ये है कि ये कुछ इसी तरह के वातावरण के साथ हमारे अपने ग्रह के सबसे करीब है। मुख्य समानता ये है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था। जैसे सैलरी आते ही गायब हो जाती है, पानी भी गायब हो गया भाई। 2017 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर बोरॉन की उपस्थिति का पता लगाया, और बोरॉन एक ऐसी चीज है जिसे जिंदगी के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट माना जाता है। नंबर 1, द ड्रेक इक्वेशन। एस्ट्रोनॉमन फ्रैंक ड्रेक ने उन ग्रहों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक ऐसी इक्वेशन बनाई जो जीवन की मेजबानी और हमसे बात करने लायक थे। 1961 में उन्होंने 7 फैक्टर्स को देखते हुए इस इक्वेशन को साथ रखा, जिसमें कितने तारे सोलर सिस्टम में हैं,
उन सितारों के अंदर कितने ग्रह हैं जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं और कितने ग्रह बुद्धिमान जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ड्रेक तो बिना ब्रेक के खोज करता था। ड्रेक के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 संभव बुद्धिमान प्रजातियां हैं। बाप रे बाप। सब कुछ एक साथ देखने से वास्तव में ये साबित करने के लिए बहुत ठोस सबूत नहीं है कि एलियंस मौजूद हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहाँ काफी कुछ है। ब्रायन ग्रीन ने एक बार कहा था, साइंस एक प्रक्रिया है जो हमें भ्रम से समझने तक ले जाती है। आप उनको समझा नहीं भाई। जैसा कि साइंस ने सभी के लिए लगभग सब कुछ आसान बना दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वेलकम टू क्यूरियस बंटी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी। आज जानिए 10 ऐसी चीजों के बारे में जो साइंस नहीं समझ पाई है। नंबर 10, द प्लेसिबो इफेक्ट। जब हम बीमार पड़ते हैं तब दवाई खाते हैं। जब वैज्ञानिक एक दवा का परीक्षण कर रहे हैं तो वो अक्सर अपने कुछ रोगियों को प्लेसिबो देते हैं, जो वास्तविक चिकित्सा के लिए एक विकल्प है। बोले तो गोली की जगह चूरन मिलता है, चूरन। हालांकि पाया गया है कि कुछ रोगियों ने केवल एक प्लेसिबो के लिए उतनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है जितनी उन्हें वास्तविक दवा के लिए होगी। जो दवा ले रहा है ना, उसको लगता है कि वो असली में दवा ले रहा है और वो ठीक हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। नंबर 9, मैग्नेट्स के 2 एंड्स क्यों होते हैं? अगर आप किसी बार मैग्नेट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास नॉर्थ और एक साउथ पोल दोनों हैं। अगर आप मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तब भी ऐसा ही होगा। भाई ये सुनकर ना मेरा आत्म संतुलन टुकड़े टुकड़े में हो गया। नंबर 8, सूरज इतना गर्म क्यों है? क्योंकि उधर ना ठंडा पड़ता ही नहीं भाई। सूरज विशाल है और उसका डायामीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का कोरोना, इसका बाहरी वातावरण 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर हमारे सूर्य के समान तारा एक बहुत ही ठंडा कोरोना है। भाई इस कोरोना ने तो सूरज को भी नहीं छोड़ा, वहाँ के लोगों की भी दुर्गति हो गई है। गो कोरोना गो। नंबर 7, ग्रेविटी। न्यूटन ने सैकड़ों साल पहले भी हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था, जब एक सेब उसके सिर पर गिरा था। भाई अच्छा वो नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठा था, नहीं तो वाट लग जाती। ग्रेविटी काम कैसे करती है इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। भाई इस ग्रेविटी का ना ग्रीन टी से जरूर कोई कनेक्शन है, कहीं कि दोनों के कंज्यूम करने के बाद आदमी हल्का हो जाता है। नंबर 6, ड्रीम्स। साइंस अभी भी ये नहीं समझ सकता कि मनुष्य सपने क्यों देखता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं कर सकता ना, वो सपने में कर सके। साइंस अब तक ड्रीम्स का मतलब भी नहीं बता पाई है। और भाई लोग ना सपने में भी नहीं सोच सकते कि सपने में जो आता है उसका सपने का मतलब क्या है, कोई प्रूफ ही नहीं है। अब चलते हैं नंबर 5 पर। मैमथ्स कहाँ पर हैं? लाखों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। यहाँ तक कि 10,000 साल पहले ओनी मैमथ मनुष्य के शुरुआती दिनों में थे। लेकिन अब कोई विशाल मैमथ क्यों नहीं है? क्योंकि धरती पे रहने का ना उनका मन में मत ही नहीं बना होगा। उनके विलुप्त होने की कई सारी थ्योरीज हैं। मनुष्य उनका इतना शिकार किया करते थे कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि धरती पे ऐसा कुछ हुआ होगा जो उनको जमाइच नहीं होगा, इसीलिए वो फिनिश हो गए। ये बताओ कि कौन सी चीज रियल हो के भी रियल नहीं है? तुम बताओ। नारियल। नंबर 4, कंपास काउस। क्या आपने कभी गाय को खाते हुए देखा है? वो अक्सर सर नीचे झुकाकर घास चबाती है और हमेशा उत्तर या दक्षिण की ओर मुंह करती है। शायद पूरब पश्चिम में ना उनको एसिडिटी होता होगा भाई। नंबर 3, यॉनिंग। यॉनिंग करना वाकई अजीब है। कहते हैं कि यॉनिंग करना एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसकी वजह है पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिलना। पर अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि किसी को यॉनिंग करते देखकर अपन को ऐसा क्यों लगता है। वो खरबूजा थोड़ी है जो उसको देख कर रंग बदलेंगे। नंबर 2, ASMR। ASMR या ऑटोनोमस सेंसरी मीडियम रिस्पॉन्स। स्टडी से पता चलता है ना कि सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को ना इसके माध्यम से समान अटेंशन अनुभव होता है। अटेंशन नहीं, सेंसेशन। अब जरा ध्यान से सुन। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कॉप्स। मनुष्य अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स जीव है। आपके और मेरे जैसे ना लगभग 20,000 विभिन्न जीन है और उसी की वजह से ना आप डाइवर्स और वंडरफुली कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है भाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपसे और मुझसे ज्यादा जेनेटिकली कॉम्प्लिकेटेड कौन है? वो है टमाटर। टमाटर की 30,000 जीन्स होती हैं और आलू की 39,000। क्यों? क्योंकि ना टमाटर ना स्मार्टर है और आलू ना दयालु है। दोनों का ना अपना ही फंडा है जिसके कारण इतने सारे स्पीशीज है भाई। हमारे अलावा दुनिया में और भी चीजें हैं जो हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब भाई लोग अपने कॉम्प्लेक्स में आने का, यानी कि अपने ना चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्यूरियस बंटी बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।